नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। वक्त हो चला है सवाल 10 बजे का। जी हां, देखिए, पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और हालात हर दिन विकट होते हुए चले जा रहे हैं। अब देखिए कि ताजा मामला यह है कि रातों रात पाकिस्तान में 2000 आतंकी बढ़ गए हैं, जिसे लेकर के लाहौर से इस्लामाबाद तक हलचल तेज हो गई है। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान की सरकार ने तहरीके लब्बैक को आतंकी संगठन घोषित कर दिया और इसके 2000 कार्यकर्ता जो है वो आतंकवादी के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 900 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सरकार ने गिरफ्तार भी कर लिया। शहबाज शरीफ सरकार के इस नए फैसले की वजह से रातों रात पाकिस्तान में 2000 आतंकी बढ़ गए और ये सभी आतंकी कट्टर इस्लाम को मानने वाले हैं, जिनका संबंध देखिए तहरीके लब्बैक नाम के संगठन से है। पिछले कुछ वक्त की अगर हम बात कर ले तो टीएलपी ने हिंसक प्रदर्शन किए थे, जिनमें कई लोग मारे गए थे। सुरक्षा बलों के साथ झड़पें भी हुई थी, जिसके बाद टीएलपी के आला नेता सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये यहां पर देखिए किस तरह से पाकिस्तान के अंदर हलचल तेज हो गई है और ये टीएलपी पहले संगठन के तौर पर अपना कार्य जो है वो किया करता था, लेकिन इन सब के बीच में देखिए कि अब उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। अब जैसे ही आतंकवादी संगठन घोषित किया गया, 2000 वहां पर जो कार्यकर्ता पहले थे वो आतंकवादी कहलाने लगे। अब 2000 आतंकी वहां पर देखिए बढ़ गए हैं, जिनमें से 9 को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाकियों की गिरफ्तारी कब होगी ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये समझिए कि एक संगठन जो पाकिस्तान में काम करता था, कार्य करता था एक तरह से, लेकिन वो आतंकवादी के तौर पर वो चिन्हित किया जाता है और उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाता है। ये अपने आप में पाकिस्तान के लिए शर्मनाक बात है कि आपके यहां का कोई संगठन किस तरह से आतंकवादी और उनको पनाह देने के लिए या उनके लिए काम कर रहा है। तो इस बात को समझिए कि वहां पर संगठन के नाम भी आतंकवादी खेल जो है वो चल रहे हैं। आतंकवाद का एक खेल चल रहा है, एक संगठन के नाम पे आतंकवादियों को पालने पोसने का काम चल रहा है। और यही बात हर बार हम कहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की सरजमी पर देखिए आतंकवाद को पाला पोसा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं। अब एक बार फिर से उसकी पोल यहां पर खुल गई है कि यह संगठन टीएलपी, पहले इसमें तमाम काम करने वाले जो लोग थे वो कार्यकर्ता कहलाते थे, लेकिन टीएलपी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। जैसे कि जैश-ए मोहम्मद है, लश्कर-ए-तैयबा है, टीएलपी भी अब उसी पर। और अब समझिए कि उसके 2000 यानी कि 2000 जो कार्यकर्ता पहले काम कर रहे थे वो किस तरह से जो है पहले एक कार्यकर्ता थे, लेकिन अब आतंकवादी हो गए हैं। 900 को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीधे चर्चा करने की हम शुरुआत करते हैं और हमारे साथ एक बड़ा पैनल जो है वो जुड़ेगा। सबसे पहले रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर के बाद हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी जुड़ेंगे, रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट। और वहीं हमारे साथ मोहसिन रजा खान साहब जुड़ेंगे, पत्रकार हैं पाकिस्तान के, उनका भी हम स्वागत करेंगे। सवाल जवाब का दौर जो है वो चलेगा, लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल अनुज माथुर जी, आपका यहाँ पर रुक करते हुए, ये टीएलपी को आतंकी संगठन घोषित करने के साथ ही देखिए किस तरह से रातों रात वहां पर आतंकवादियों की संख्या बढ़ गई है, कैसे देखते हैं इस स्टैंड को? जय हिंद। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक लाइन में बोलना चाहूंगा, हजारों बार बोली जा चुकी है कि जो चीज आप बोते हैं वही आप काटते हैं और वही आपका भविष्य होता है। ये पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों से जिस प्रकार से आतंकवाद को पाला पोसा है, आतंकवाद को जन्म दिया है, ये बताऊंगा। अभी आप देख लें, जितनी भी आतंकवादी आउटफिट्स जो पाकिस्तान में आपको नजर आ रहे हैं, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो बीएलए को तो मैं आतंकवादी संगठन नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी नजर में वो भी एक आतंकवादी संगठन है। चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो, चाहे वो जैश-ए-मोहम्मद हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, उन तमाम को पाकिस्तान ने स्वयं बनाया है। और ये बात कल जो अपने शो में पाकिस्तान से हमारे मित्र आए हुए थे, उन्होंने इस बात को पूरी तरह से माना है कि हाँ, हमने किया है। उनके रक्षा मंत्री मान रहे हैं कि 30 साल से वो इस प्रकार के आतंकवादी संगठनों को पैदा कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको सब कुछ हथियार असला बारूद मुहैया करा रहे हैं। तो ये और उसी श्रेणी में
टीएलपी जो था वो एक और संगठन था। हालांकि ये एक पॉलिटिकल संगठन के तौर पे उभर करके सामने आया था, एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी थी। मैं एक्सट्रीम राइट विंग इसलिए कहता हूं कि ये लोग, इनकी जो विचारधारा है, जो इनका सोच विचार था, वो हमेशा से बहुत ज्यादा कट्टरवाद के ऊपर आधारित था। और वो एंटी इंडिया, एंटी अमेरिका, एंटी एलजीबीटी, एंटी एनीथिंग एवरीथिंग, तो जो भी चीज जो काम के हिसाब से नहीं होती उसके साथ एंटी थे। तो इस प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन उभर उभर करके सामने आया। अब इन लोग जो, चूंकि ये पूरी तरह से कट्टर थे, इसलिए इन्होंने इनको जो रोल पाकिस्तान ने गाजा पीस प्लान में और गाजा में जो रोल प्ले किया है, उसको, उसका बहुत जबरदस्त इसमें विरोध हो रहा था। उसकी वजह बिल्कुल साफ है। आपको इसमें थोड़ा सा और इंट्रिकेट जो पॉलिटिकल इश्यूज है उसको समझने की जरूरत है कि टीएलपी क्या किस प्रकार से टीएलपी इतनी जबरदस्त प्रोमिनेंस में आ गया। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये मैं कह रहा हूं। 30 लाख, कल भी कहा था मैंने, 30 लाख वोट इन्होंने पिछले इलेक्शन में इनको मिले थे। उसमें से 25 लाख वोट तो अकेले पंजाब में मिले थे। इतना बड़ा जबरदस्त इनकी फॉलोइंग है। तो जब इनकी फॉलोइंग जबरदस्त क्यों है? क्योंकि ये अपने इंडोक्ट्रिनेशन के मकसद में सफल रहे। इनको मदद कहां से मिली? शुरू में इनकी कोई मुझे लगता है पहले 3-4 साल 2015 में ये एग्जिस्टेंस में आए, कोई इनकी बहुत ज्यादा वो नहीं थी, मान्यता भी नहीं थी, और शब्द गलत है लेकिन औकात भी नहीं थी। तो परंतु उसके बाद जब पाकिस्तान की सेना ने इनमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया, पाकिस्तान की सेना को इनमें नवाज शरीफ की पार्टी के खिलाफ एक ताकत बन करके उभर आने का पोटेंशियल नजर आया, तो जी। उन्होंने इसको फीड किया। जब उन्होंने इसको फीड किया, तब अब उसके बाद ये लोग एक प्रकार से आतंकवादी बन गए। अब इनका मकसद बिल्कुल साफ है, शरिया कानून पाकिस्तान में लागू होना चाहिए, पूरी तरह कट्टरवादी उसमें आना चाहिए। तो टीटीपी का मकसद है, काफी हद तक वही मकसद इनका भी है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि अगर आप टीटीपी को पूरी तरह आतंकवादी कह रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। इसी वजह से इसको बैन किया है। और 2000 एक्टिव मेंबर्स है, और भी बहुत, मैंने बताया 30 लाख फॉलोअर्स हैं। 2000 और 30 लाख तो 2024 में थे, अब पता नहीं कितने लाख और इसमें इजाफा हो गया है। तो ये 2000 निश्चित रूप से नए आतंकवादी उभर करके सामने आ गए हैं। लेकिन मैं किरण बताना चाहता हूं आपको एक, कि जी। इन्हीं लोगों की इतना जोर वो नहीं है, क्योंकि हर पाकिस्तानी आउटफिट जो है वो आतंकवादी पैदा कर रहा है। इनका जो डबल स्टैंडर्ड है उसको कभी समझने की जरूरत है, कि इनके लिए जैश के जो आतंकवादी ठिकानों पर नुकसान हुआ है उसके रिपेयर के लिए आईएमएफ से आया हुआ पैसा डाइवर्ट करना गलत बात नहीं है। टीएलपी क्योंकि उनके खुद के देश में उनकी पॉलिसीज के खिलाफ बात कर रही है, इसलिए ये बहुत बड़े आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं, और ये भी उन्हीं का एक बनाया हुआ एक सिस्टम है। तो इससे मैं बता रहा हूं कि ये जो लोग इतने आतंकवादी बढ़ गए हैं, ये इनके लिए सरदर्द करने वाले हैं। और वजह बिल्कुल साफ है कि जिस प्रकार की पॉलिसी आप इसराइल, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त एंटी इसराइल सेंटिमेंट, बहुत श्रिल इनका वो है, तो इसको जब तक आप उसमें कोई परिवर्तन, अमूलचूल परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो वो तब तक इसमें शांति नहीं होगी। एक और बात मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका का आज आज के दिनों में क्यों पाकिस्तान प्रेम इतना ज्यादा उमड़ रहा है, और क्यों अभी कुछ दिन पहले ही शर्म एल शेख में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमेरिका देख रहा है एक, क्योंकि अमेरिका को गाजा में शांति प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए सेना की या एक ऐसे एस्टेब्लिशमेंट की आवश्यकता होगी जो कि वहां पर जाकर के उसको एनफोर्स कर सके। और उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान की सेना का एक रोल वहां पर देख रहे हैं। और अगर पाकिस्तान की सेना का रोल वहां पर देख रहे हैं, और अगर पाकिस्तान की सेना गाजा में जाकर के कुछ काम करना शुरू करती है, तो इसका बहुत जबरदस्त रेपरकशन पाकिस्तान में होने वाला है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। और मुझे लगता है आगे आने वाला समय एज इट अनफोल्ड्स आपको पता पड़ेगा कि किस प्रकार से वहां पर हालात उभर करके आते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति में वहां पर पंजाब प्रांत, जिसको कि वो मानते थे कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एंटी पाकिस्तान एक्टिविटी किसी टेरर आउटफिट से नहीं होगी, हालांकि जी। बाकी तमाम आउटफिट्स जो हैं वो हेडक्वार्टर्ड है पंजाब में, चाहे वो लश्कर हो, चाहे वो जैश हो, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, या कोई भी हो। तो मेरा ये, मेरे कहने का मतलब है कि इस प्रकार से ये एक बहुत बड़ा
एक 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 टेररिस्ट का नंबर जो है आपको सामने नजर आ रहा है, और ये नंबर ज्यादा परेशानी इनके लिए क्रिएट करने बिल्कुल, वाला और है। मुझे लग रहा है ये नंबर्स जो पाकिस्तान है वो और बढ़ेंगे भी। यहाँ पर हमारे साथ कर्नल शिवदान जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं हमारे साथ मोहसिन रजा खान साहब भी जुड़ चुके हैं, पाकिस्तान के पत्रकार हैं। मोहसिन खजर, आपके पास मैं कर्नल शिवदान जी आऊं उससे पहले मोहसिन रजा खान साहब, आपने सुना भी यहाँ पर मेजर जनरल अनुज माथुर को, और किस तरह से अब ये पाकिस्तान के लिए सिरदर्दी की अचानक रातों रात देखे यहाँ पर 2000 से ज्यादा आतंकवादी जो है वो पैदा हो गए। 900 पर तो आप लोगों ने कहते हैं ना कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। ये तो इसलिए भी लिया है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप ही के अगेंस्ट में काम किया करते थे, और यही बहुत बड़ी वजह है। ऐसे ही क्या बाकी आतंकियों पर भी एक शिकंजा जो है वो कसा जाएगा? देखिए, मैं कल भी बात की थी यहाँ पे कि पाकिस्तान की रियासत ने फैसला किया है कि अभी हमें हार्ड स्टेट बनेंगे, और उसका हमने मुजाहरा देखा है कि किस तरह उन्होंने इस तहरीक लबैक के पाकिस्तान को बिल्कुल बोतल में जिस तरह जंग बंद करते हैं उस तरह इसको उन्होंने ना सिर्फ इनका मार्च रोका है बल्कि इनको बैन भी कर दिया है। और इन पे पाबंदी जो लगी है वो दहशतगर्द तंजीम के तौर पे लगी है। जो सियासी जमात पे पाबंदी लगती है वो उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाता है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन में उस सियासी जमात को री नोटिफाई किया जाता है। लेकिन चूंकि इस जमात ने तहरीक लबैक पाकिस्तान ने TLP जिसे कहते हैं, उसने पाकिस्तान में काफ़ी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारों के लोगों के साथ बहुत ही झड़पें की हैं, कई लोग मारे गए हैं और कईयों को जख्मी किया है। तो और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया है। तो इससे सारी दहशतगर्दी की और कार्रवाइयों के पर उनको एक दहशतगर्द तंजीम करार देकर पाबंदी लगाई गई है। जी। तो मोहसिन रजा खान साहब, फिर जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, भले ही वो आपके देश में ना खून खराबा मचाते हो, सरकारी इमारतों को ध्वस्त करते हो, कहीं और तो करते ही हैं, और भारत तो अव्वल नंबर पे आता है उसमें। तो ऐसे में इन पे भी बैन लगाना, या इन्हें भी एक तरह से आतंकवादी संगठन तो बाकी सब ने मान लिया है, एक आप नहीं मान पा रहे, पाकिस्तान नहीं मान रहा है, तो इस पे भी शिकंजा कसेंगे? ये भी मैंने पूछा था, इसका जवाब नहीं दिया सर। नहीं, मैं वो तो लश्कर तैयबा पे पहली पाबंदी लग चुकी है। आपको शायद इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में जो लश्कर तैयबा है वो पहले बैन हो चुकी है, और उसको किसी किस्म की कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन एक बात आपको मैं अर्ज कर दूं कि जिन सियासी जमातों पे पाबंदी लगती है वो किसी न किसी तरीके से दूसरे नाम से वजूद में आ जाती हैं, और उनकी जो क़यादत है वो तो बैन हो जाती है, और उसमें जो है एक अरसे के लिए पाबंदी रहती है। लेकिन वो अपने दूसरे लोगों को, सेकंड टियर के लोगों को, थर्ड टियर के लोगों को आगे ले आते हैं। और यही खदशा TLP के बारे में भी है कि TLP को बहुत ही अवामी हिमायत हासिल है। उस इलेक्शन में जिस तरह जनरल साहब ने बताया कि 2024 के इलेक्शन में उन्होंने 30 तक वोट हासिल किए थे, तो वो यकीनन कोशिश करेंगे कि किसी दूसरे नाम से वो काम शुरू कर दें। ठीक है कर्नल शिवदान जी, आपके पास इस बात को कि ये जो अभी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के अंदर में TLP को लेकर के 2021 में प्रतिबंध भी लगा दिया गया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर वो हट भी गया। अब उसके बाद डायरेक्टली जो है, क्योंकि जिस तरह से हिंसा हुई, इमारतों को, जो बात मोहसिन रजा खान साहब कह रहे हैं, उसके बाद इसे आतंकी संगठन जो है वो घोषित कर दिया गया है। डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ हासिम रजा साहब को कि पाकिस्तान में आतंकवाद की कल्चर 80 में शुरू हो गई थी।
आपको याद होगा अफगानिस्तान में जब रूसी सेनाएं आई थी तो अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया आतंकवादी तैयार करने के तालिबान के रूप में, और उन्होंने रूसी सेना के विरुद्ध भेजा गया और रूसी सेना के ऊपर उन्होंने जाके छापामार युद्ध किया, जिसे रूसी सेना अपना बचा कर चली गई वहां से। तो ये आतंकवादी कल्चर जो है पाकिस्तान में, उनकी नेशनल पॉलिसी है। पाकिस्तान में आतंकवादी कल्चर जो है कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वहां पर नेशनल पॉलिसी के रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया है। इसलिए बड़े बड़े आतंकवादी गुट जो है, जो विश्व में जितने भी प्रसिद्ध आतंकवादी गुट ऑपरेट कर रहे हैं, वो सब के सब पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और पाकिस्तान में उनका हेड ऑफिस है। लश्कर ए तौबा ले लीजिए, जैसे मोहम्मद देख लीजिए, और जितने भी आतंकवादी संगठन है उस सब का जो बेस पाकिस्तान में है। तो अभी जो टीएलपी पर ये जो प्रतिबंध लगाया है, इसका मुख्य कारण खाली एक है कि टीएलपी इनके खिलाफ खड़ी हो गई थी, जिसके कारण इनको टीएलपी पे प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा। जब तक ये वहां पर सरकार की हाँ में हाँ मिलाते आतंकवादी संगठन, तब तक वो ठीक है, कुछ भी करें। मैं जानना चाहता हूं, क्या किसी देश में इस तरह की पॉलिसी है कि सरेआम उन्हें उल्टे सीधे हथियारों को लेकर के ये लोग अपने कैंपों में ट्रेनिंग करते हैं? क्या आपके इनके पास लाइसेंस है इन हथियारों का जिनसे कैंपों में ट्रेनिंग करते हैं? आतंकवादी संगठन चल रहे, लश्कर तौबा हो, जैसे मोहम्मद हो, टीएलपी हो, क्या इनके आपने हथियार चेक करवाए, कितने हथियार के पोजीशन में है? क्या नेशनल पॉलिसी में आपके में ऐसा आता है कि इनको लाइसेंसी वेपन है इनके पास में? तो यदि आपने अपने देश की तरक्की करानी है तो इन आतंकवादी कल्चर को खत्म करना होगा और देश में कानून स्थापित करना होगा कि कोई भी इस तरह का एक्टिविटी देश में नहीं होगी। अदरवाइज सिविलाइज सोसाइटी में कहीं भी आप देख लीजिए, क्या इस तरह ओपनली इस तरह के संगठन चल रहे हैं? और अभी पाकिस्तान ने ये कहना शुरू अभी कहा है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में कि ये हमारे कश्मीर स्वतंत्रता सेनानी लड़ रहे हैं। आपने यही बात उस वक्त कही थी जब 80 के दशक में आपने अफगानिस्तान भेजे थे तालिबान। तो आपका देश क्या पूरे विश्व के लिए स्वतंत्र सेनानी पैदा करने वाला बन गया है कि हर जगह की जो स्वतंत्रता आप ही दिलवाएंगे? इससे ये केवल आपका इस्तेमाल किया गया है, जिसका रिजल्ट आपके सामने है कि आज पूरा पाकिस्तान गरीबी में जूझ रहा है। क्यों आपके आटा महंगा है? क्यों आपके खाने के सामान महंगा है? क्यों आपका पेट्रोल 300 रुपए लीटर है? इसका कारण केवल एक है कि आपने कभी अपने देश की प्रगति, जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया। केवल डिस्ट्रक्टिव बातें की आपने कि आतंकवादी पैदा किए हैं, जिसको चाहिए यहां से आतंकवादी ले जाओ। क्या ये पॉलिसी जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, जब तक पाकिस्तान का कल्याण नहीं होगा और पाकिस्तान के इसी प्रकार से उसमें विद्रोह खड़े होंगे, जैसे आपको खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, जैसे आपका बलूचिस्तान में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उनके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया। आपने केवल पंजाब को ही डेवलप किया है, बाकी उनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया है। बलूचिस्तान में आपने वहां से सामान लिया, वहां के प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको लिया है, मगर आपने उतना ही उसका डेवलपमेंट नहीं किया है। इसी प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा को आपने नेगलेक्ट किया है। जिस टीएलपी को आप ब्लेम कर रहे हैं, जिस टीटीपी को आप ब्लेम कर रहे हैं, वो टीटीपी का जो ओरिजिनल है, जो तालिबान है, वो किसने ट्रेन किया था? आपने ट्रेन किया था। जी मोहसिन रजा साहब, जी बिल्कुल, कर्नल शिवदान जी, इसी का हम जवाब जो है मोहसिन रजा साहब से लेंगे। मोहसिन रजा साहब, देखिए ऐसे ही हम देख रहे थे कि चौतरफा जो है वो पाकिस्तान घिर चुका, बीएलए हो, टीटीपी हो, अब तो टीएलपी भी सामने हमें आ गया है क्योंकि आपने आतंकवादी संगठन घोषित किया। अभी तो देखिए आपके यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जो है वो टीएलपी की तरफ से जो है वो शुरू कर दिया गया। तो महज एक पंजाब प्रांत के लिए, क्योंकि पंजाब प्रांत के ही कहने पर देखिए आपने आतंकवादी घोषित कर दिया, तो महज एक पंजाब प्रांत के लिए आपने तो सबको अपना दुश्मन बना लिया। बलूचिस्तान के लोग दुश्मन बन चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा का वही हाल है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिएगा। आपकी ये गलतफहमी है, बल्कि मैं कहूँगा कि आपकी खुशफहमी है। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है और ये बैरूनी ताकतों की पैदा की हुई जंग है और जिसमें एक ताकत हमारे हमसाये में है। और इससे आप देख लें कि पाकिस्तान की जो रियासत है, सारे दहशतगर्द तंजीमों से
बखूबी निमटना जानती है और निमट रही है। अब ख्वाह वो टीटीपी हो, वो बीएलए हो, तो टीएलपी हो। टीएलपी ऐसी कोई कुव्वत नहीं है जो बैरूनी ताकतों के इशारों पे काम कर रही हो, लेकिन टीटीपी और बीएलए को इंडिया सपोर्ट कर रहा है और उसकी वजह से वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। और इस दहशतगर्दी को हमारी फोर्सेस नहीं, अगर दहशतगर्दी कर रहे हैं तो इसके पीछे की वजह भी तो आपने जानने की कोशिश की होगी ना, आपके हुक्मरानों ने, आर्मी से, सेना ने। हाँ, जानने की कोशिश की है। इंडिया जो है ये इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है और ये टीटीपी सर, मेरा सवाल भी था और उम्मीद भी आपसे यही थी, एक्सपेक्टेशन पे आप खरे उतरे हैं। और वो इंडिया की प्रोसेस जो है वो हम अच्छी तरह जानते हैं और हमें मालूम है कि आप लोगों का दुख क्या है। आप लोगों के दुख जो है वो भी हमें मालूम है, जो टीटीपी और बीएलए की सूरत में हमें नजर आ रहे हैं। आप फिक्र ना करें, हम इनसे निपटना जानते हैं और निपट भी रहे हैं। ठीक है, मेजर जनरल अनुज माथुर जी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, एक्सपेक्टेशन भी यही थी, खरे उतर गए मोहसिन रजा साहब। हाँ किरण, देखिए मैं आपको कल भी इनको मैंने यही समझाने की कोशिश करी थी कि अगर आप आंख बंद कर लेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कोई देख नहीं पा रहा है। किसी भी प्रॉब्लम से आंख बंद कर लेना। मैं टीटीपी का बीएलए का क्लैरिफाई कर दूं, बलोचिस्तान में आजादी की जो लड़ाई है वो आज शुरू नहीं हुई है। जो ये कह रहे हैं ना कि भारत का दुख है, हिंदुस्तान का सुख है, उसका वो है। जब भारत और हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत की परेड में आया करते थे चीफ गेस्ट बनके, उस समय भी बलोच लोग अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे 50s में, 60s में, 70s में। तो ये इनको ये बहुत बड़ी गलत है। अगर आप इस समस्या को भारत के ऊपर डाल देंगे तो इसका कभी सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे मोहसिन रजा साहब। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये समस्या भारत पाकिस्तान के बीच में जब से हालात बिगड़े हैं उससे कई दशक पुरानी है। इसको आपको समझना है, किस प्रकार से आपने उपेक्षा करी है, आर्थिक शोषण किया है, वहां पर उनके सामाजिक और उनके जो कल्चरल पाया गया है। किरण, एक मिनट, नहीं, आप कंटिन्यू करिए सर। हाँ। 2-3 बातें और किरण मैं बताना चाहता हूं। देखिए, ये तमाम जो चीजें हैं ये बहुत पुरानी है और ये जब से ये पॉलिसी इस प्रकार की और जब से परेशानी हुई है उससे काफी पुरानी चीजें नजर आ रही हैं। देखिए, आपको 2-3 चीजें और इनको अभी नजर नहीं आ रही हैं, आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान एक बैकग्राउंड, इस बात को आप प्लीज नोट कर लें मोहसिन रजा साहब, अगर करना चाहते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। कैसे पाकिस्तान ने चाइना और अमेरिका दोनों को खुला निमंत्रण देकर के बुला लिया है पासनी और ग्वादर में। कैसे आप कराची में तुर्की को अपने अपने एस्टेब्लिशमेंट वहां पर बनाने के लिए जगह दे रहे हैं, 1000-1500 एकड़, पता नहीं कितना जो भी है, बड़वा। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप इस प्रकार की राइवलरी को अपने देश में बुला करके उसको वहां पर कुछ आगे बढ़ने देंगे तो उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका है। जहां तक सवाल हमारे सुख दुख का है, कल भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था। सुख आप देख लें, भारत की अर्थव्यवस्था कहां है, भारत की तकनीकी व्यवस्था कहां है, दुनिया के कितने टॉप कंपनीज के सीईओज भारतीय हैं, कितनी जगह पर भारत के मदद से वहां की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं। अफ्रीकी देश देख लें, मिडिल ईस्ट, जहां मर्जी आप उठा के देख लें। इसमें कोई अपने आप को यहाँ कोई हम और आप भारत पाकिस्तान में मुकाबला करने के लिए नहीं बैठे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम आइडेंटिफाई करें कि क्या वजह रह गई कि जो डॉलर और भारतीय रुपया और पाकिस्तानी रुपया डॉलर से लगभग बराबर लगता था, आज वो पाकिस्तानी रुपया 300 रुपए का डॉलर आ रहा है और भारत अभी भी 80 रुपए में डॉलर मिल रहा है।
क्या वजह है कि भारत की पॉपुलेशन, आप जब तक भारत 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 करते रहेंगे और अपना खुद का नहीं देखेंगे मोहसिन रजा साहब, आपको कुछ ज्यादा हासिल होने वाला नहीं है। कृपया ये देखें कि किस प्रकार से आज भी एक महिला ब्रिगेड तैयार की जा रही है जैश ए मोहम्मद की खुलेआम पाकिस्तान में, और वहां पर ट्रेनिंग शेड्यूल मॉड्यूल्स चल रहे हैं जो कि मौलाना मसूद अजहर की बहनें चला रही हैं, कि सबको पता है पूरी दुनिया को। उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि वो टेरर आउटफिट भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं बात करता है, इसलिए आप बहुत प्रसन्न हैं कि उसको होने दें। और टीएलपी क्योंकि आपके खिलाफ है, क्योंकि पीएलए आपके खिलाफ है, क्योंकि टीटीपी आपके खिलाफ है, इसलिए आप कहते हैं उसमें भारत का हाथ है। ये बात आपको समझने की जरूरत है, हमें कुछ नहीं समझने की आवश्यकता है। हमारी खुशफहमी, दुख फहमी, ये फहमी, वो फहमी सब नजर आ रही है हमारी प्रगति में। हमारी जो चीज दिखाई दे रही है उसको आप एक बार और सुन लें। ये कल परसों से मैं बोल रहा हूं कि भारत अकेला देश है which is doing business with Russia, which is doing diplomacy and talking with USA, which is competing with China, which is on south pole of moon, everywhere। आप पूरा देख किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, आप देख लें। इसमें कोई मुझे और आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप अपने आंतरिक समस्याओं को सही प्रकार से, ये नहीं हो सकता कि जैश ए मोहम्मद लगातार करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करता रहे। ये नहीं हो सकता कि जैश ए मोहम्मद को आप बढ़ावा देते रहें, वो लोग अपनी महिला ब्रिगेड बनाएं या कोई और तरीका करें, किसी और प्रकार से अपने आप खुद 14 करोड़ रुपए मौलाना मसूद अजहर के फैमिली को दें, क्योंकि उसके 14 फैमिली मेंबर्स मारे गए हैं। ये उन्होंने खुद कहा था मौलाना मसूद अजहर ने कि इतने मेरे परिवार के सदस्य मर गए, मैं क्यों नहीं मरा। आपकी सेना, आपके हुक्मरान उनके जनाजों में जाते हैं। आप एक टेरर आउटफिट को जो कि बैंड है आपके देश में, उसके लोगों के तो जनाजों में आप लोग हिस्सा ले रहे हैं, आपके सेना के जर्नैल उसमें हिस्सा ले रहे हैं। मैं चाहूंगी मोहसिन रजा साहब इसके ऊपर में जो है जी, वही मैं कह रहा हूं। अच्छा, मोहसिन रजा साहब जो है इसके ऊपर में जो है वो बताएं कि आखिरकार इस तरह की चीजें क्यों, जब अभी आपने भी ये कहा कि बैन है, वो भी आतंकवादी संगठन के तौर पर हम लेके चलते हैं, लेकिन जनाजे में आप पहुंच जाते हैं, ये किस तरह के आतंकवादी संगठन और कैसा सपोर्ट आप यहाँ पर ये कर रहे हैं? मोहसिन रजा साहब, उसके बाद मैं कर्नल शिवदान जी आपके पास आ रही हूँ, आप कहना चाहते हैं फिर बातों को रखिएगा। देखिए, जो जुनेद साहब बात कर रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान के या हमारे समाज का नहीं पता। कोई भी शख्स मर जाए, हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके जनाजों पे हर आदमी शरीक होता है। ये आप क्योंकि एक आरएसएस की सोच रखते हैं और आपके दिलो दिमाग पे मुसलमान छाए हुए हैं, और आपको इसी बात से परेशानी हो रही है कि क्यों उनके जनाजों पे, अब इस बात से हो रही है कि आतंकवादियों के जनाजे में शामिल हो जाए। उनके जनाजों पे ये कुरान में कहीं लिखा हुआ है क्या? कोई औरतें और बच्चे मरे हैं तो वो आतंकवादी हो गए? अजीब बात है, आपकी मंतक समझ नहीं आती। आपने सर वो बच्चे और महिलाएं उस आतंकवादी संगठन और वहां हेडक्वार्टर में कर क्या रहे थे? आपने मासूम शहरियों को कत्ल किया और आप इस पे खुश हो रहे हैं कि मसूद अजहर की फैमिली को हमने खत्म कर दिया। तो आंसू नहीं बहाएगा, बच्चों को इतना इनोसेंट तो नहीं था। आपको शर्म नहीं आती ये बात करते हुए कि उनके जनाजों में क्यों शरीक हो रहे हैं? आपको चाहिए कि मसूद अजहर इतना इनोसेंट तो नहीं है कि मासूमों के लिए आंसू बहाएगा और ये कहेगा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा था। वो तो अपने आतंकवादी भाइयों के लिए ही करेगा। और मैं तो इस बात से आश्चर्य कि आप इस चीज को जो है, दूसरी बात है कि जनरल साहब जो कह रहे थे कि पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, मीडिया ये है। देखिए 2017 तक के पाकिस्तान और इंडिया का जो डॉलर का पेरिटी थी वो बराबर थी। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में जर्नैलों ने जो है मिस एडवेंचर किया, और एडवेंचर किया कि पाकिस्तान में उन्होंने टीएलपी जैसी तंजीमें खड़ी की और मुल्क का सियासी सेटअप उन्होंने तबाह करने की कोशिश की। उसके नतीजे में $8 $350 का है और पाकिस्तान में के अवाम उसकी वजह से परेशानी का शिकार है। लेकिन अब जो मौजूदा फौजी क़यादत है उसने ये समझ ली है
कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इस मुल्क में नहीं चल सकती, और उन्होंने सिविल हुकूमत को पूरी सपोर्ट दी है, और वो पूरी सपोर्ट दे रहे हैं कि बीएलए की को बलूचिस्तान में और टीटीपी को, बल्कि टीटीपी के खिलाफ तो हमारी आर्मी ने अफगानिस्तान में जाके भी कार्रवाई की हैं, और उनके ठिकानों पे उन्होंने वहां पे देखा भी हमने कैसे बमबारी क्रिकेटर्स के की ऊपर है। में और बमबारी उनको कर दी गई सर, हमने आपको तो बड़ा देखा। अफसोस हुआ होगा ना, आपको तो बड़ा अफसोस हुआ होगा कि क्यों दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया है, क्योंकि वो दहशतगर्द आपके दोस्त हैं, इसलिए आप सर बड़े वो दुख दहशतगर्द अगर आप उनको कह रहे हैं तो बनाने वाले भी आप हैं, उनको अफगानिस्तान में लाने वाले भी आप हैं। अगर आप कह रहे हैं तो भारत इस बात को नहीं कह रहा है। भारत ने पहले भी दहशतगर्दी कट्टरपंथी को सपोर्ट नहीं किया, आज उनके काम अच्छे हैं तो आज उनको सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन आप उन्हीं दहशतगर्दों को अफगान में लाने वाले हैं, उन्हीं दहशतगर्दों को जिनको आप कह रहे हैं तालिबान पहले आपका दोस्त हुआ करता था, आज क्यों आपसे आपका दुश्मन बन पड़ा है, ये भी बताइएगा। मैं चाहूंगी कर्नल शिवदान जी इस पे आप अपना रिएक्शन दीजिए, उसके बाद मैं मोहसिन रजा साहब वापस आती हूँ आपके पास। देखिए, रजा साहब से मैं को बताना चाहता हूं कि आजादी से पहले तक जिन्ना साहब ने बलूचिस्तान का केस अंग्रेजी अदालतों में लड़ा है, उनको अलग देश डिक्लेयर कराने के लिए, अलग कंट्री डिक्लेयर कराने के लिए, खुद जिन्ना साहब ने, और वहां के नेताओं ने हमेशा उसको अपना अलग देश माना। और उसके बाद 1948 में उन्हीं जिन्ना साहब ने, जिन्होंने उनके लिए अलग देश के लिए लड़ाई की थी, उन्होंने उसको अपने अंदर मिला लिया। ये बताइए कि जब आप ये भारत को ब्लेम कर रहे हैं आज कि हम बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं, नवाब बुगटी को गुफा में जाके क्यों मारा गया था? बलूचिस्तान में क्यों पिछले 20 साल से वहां के लोगों को अचानक गायब कर दिया जाता है? ये केवल इसलिए है कि बलूचिस्तान ने आजादी के समय से ही अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना है, और उसी के हिसाब से आपने कभी भी उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया है। इसलिए बलूचिस्तान में जो चल रहा है वो आपकी क्रिएशन है। उसका एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं। बांग्लादेश में किसने बोला था कि शेख मुजीबुर रहमान जो चुन के आए थे प्रधानमंत्री पद के लिए, उनको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? जिसके कारण बांग्लादेश में विद्रोह खड़ा हो गया और बांग्लादेश आज अलग देश बन गया पूरी पाकिस्तान से निकल करके। ये आप जवाब दीजिए कि जब शेख मुजीबुर रहमान को क्लियर मेजोरिटी मिल गई थी तो उसको क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया गया? और इसके बाद जब हालत बिगड़ जाते हैं तब आप कहते हैं कि भारत उसको सपोर्ट कर रहा है। इसलिए क्योंकि जो चीजें आपकी खुद की हुई हैं, आपकी सेना ने कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कोई बंगाली प्रधानमंत्री बने पाकिस्तान का, इसलिए आपने शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। तो पाकिस्तान में प्रॉपर डेमोक्रेसी है ही नहीं, प्रजातंत्र है ही नहीं। जो चुन के आएगा उसको जो यदि उसकी सेना, आपकी सेना चाहेगी उसको प्रधानमंत्री बनाएगी, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाल यह है। मैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ से ये अपील करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जिस प्रकार से मिलिट्री अपना डिक्टेटरशिप चला रही है उसको कोई तोड़ने की कार्रवाई की जाए, जिससे कि पाकिस्तान में सही तरीके से प्रजातंत्र की स्थापना हो। क्योंकि जब तक यहाँ पर डेमोक्रेसी लागू नहीं होगी पाकिस्तान में, लेकिन कर्नल शिवदान ये क्या संभव है? क्योंकि हमने तो इजिप्ट में हमने देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को, तो मतलब ठीक है उनका स्वागत किया, उनसे बात की, लेकिन याद उन्होंने असीम मुनीर को ही किया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आप जैसे पत्रकारों को, रजा साहब, कि आप इसके लिए आवाज उठाइए कि पाकिस्तान को रियल डेमोक्रेसी दी जाए। पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी नहीं है। आज के डेवलप्ड वर्ल्ड में जहां हर जगह विश्व में दुनिया भर में डेमोक्रेसी लागू है, केवल आपका देश है जहां पर डेमोक्रेसी लागू नहीं है। या तो डिक्लेयर कर दीजिए कि मिलिट्री रूल है यहाँ पर, तो कम से कम मिलिट्री अपना काम करे, मगर मिलिट्री चुपचाप अपना फायदा उठाती है। आपने खुद बताया जनरलों ने जमीन खरीद ली, जनरलों ने ये कर दिया, उसके खिलाफ, उसकी वजह से आपका डॉलर महंगा हो गया। तो आपके जनरल्स जो फौज है वही अपना पूरा पाकिस्तान की शोषण कर रही है, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है वो सेना, और आप जो आम आदमी वहां का गरीबी में मर रहा है। इसलिए, और ये काम पत्रकारों का है कि पूरे देश को अवेयर किया जाए
कि हमारी असली हालत क्या है और हम क्यों मोहसिन पिछड़ रजा रहे खान हैं। साहब, पत्रकारों का काम है, थोड़ी जिम्मेदारी होती है पत्रकारों की, जर्नलिस्ट की, और इसी के साथ टीएलपी क्या आर्मी की बात नहीं मान रही थी जिसके बाद उसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया? देखें, पाकिस्तान में साफी जो है अपना काम कर रहे हैं। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि साफी क्या काम करे। आप अपने जो गोदी मीडिया है उसके हवाले से उनको उठाएं और उनको बताएं कि वो मोदी सरकार की जो फासिस्ट पॉलिसी है और आरएसएस की जेर असर जो इंडिया चला गया है उसे निकाले। आप अपने मीडिया को समझाने के लिए तैयार नहीं है। आपको फिक्र पड़ी हुई है पाकिस्तान के मीडिया की, और आपको ये सर, हम चाहते हैं ना हमारा नेबर अच्छा हो। अब हम क्या करें, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के गए हम नेबर भी नहीं बदल चाहते हैं, सकते। हम भी यही तो हम चाहते हैं चाहते कि हैं हमारा हमारा पड़ोसी नेबर अच्छा अच्छा हो। हो, हमारा नेबर अच्छा हो, वहाँ मुसलमानों पे जुल्म ना तो हो, सर लोकतंत्र वहाँ बहाली कर सिखों को दीजिए ना, जिसका आजादी जिक्र हासिल कर हो, रहे हैं कर्नल वहाँ शिवदान जी। कश्मीरियों को उनके हकूक दिए जाएं। हम भी यही चाहते हैं। सर, कर्नल शिवदान जी कह रहे हैं फिर लोकतंत्र क्यों नहीं बहाली करते? मैं आ रही हूँ मेजर जनरल अनुज माथुर जी। मोहसिन रजा साहब, देखें, जब तक आप जो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में 1947 से आज़ादी की तहरीक चल रही है, अगर आपकी बात को तस्लीम कर लिया जाए तो आप एक असूल को मान रहे हैं कि अगर लोग तस्लीम नहीं करते तो फिर लोगों की बात मानी जाए। अगर बलूचिस्तान के लोग 47 से, हालांकि वहां पे जो जरिया था उसने फैसला पाकिस्तान के हक में किया था, तभी कायदे आज़म ने उसको पाकिस्तान के साथ शामिल किया था। लेकिन अगर आप लोगों की बात मानना चाहते हैं तो अभी तक के बलूचिस्तान के लोगों ने अगर पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया है भूगोल आपके, तो फिर कश्मीर के लोगों ने भी कश्मीर पे भारत का कब्जा तस्लीम नहीं किया है, तो कश्मीर की को भी आजादी दी जाए। अगर आप आजादी के इतने ही आपको पेट में दर्द मुझे लग रहा उठ रहा है है इस पर तो बेहतर आप तरीके से जो है मेजर जनरल मुसलमानों को अनुज भी माथुर जी आजादी रख दे, पाएंगे। वहां पे भी उनको उनका हक दिया जाए। आप उनको हक देने के लिए तैयार नहीं है। आप सिखों को पंजाब में उनका हक देने के लिए तैयार नहीं है। आप सर, हमने तो उनको शामिल मुसलमानों कर को लिया है 370 हटा करके, हमने शामिल कर लिया है हमारे संविधान, हमारे देश। मतलब 370 जो एक बैरियर के तौर पे भी था, हमने तो उसको भी हटवा दिया। यानी अब तो कोई बैरियर भी नहीं बचा है। अब किस कश्मीर की बात करें? वो तो नहीं जो आपके अधीन है पीओके वाली कश्मीर की बात। मेजर जनरल अनुज माथुर जी आपकी बात पे रिएक्शन देंगे। आ रही हूँ कर्नल शिवदान जी। हाँ, देखिए मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पे बता दूं कि कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि कश्मीर, J&K, जम्मू एंड कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। मोहसिन रजा साहब, इस बात को साफ तौर पे आप समझ लें, पहली बात। दूसरी बात, आप कभी मौका निकाल करके आए और भारत में जो जो हमारा पूरा कश्मीर हमारा है, लेकिन जो आज भारत का हिस्सा है उसमें प्रगति देख लें क्या होती है, डेवलपमेंट की भाषा देख लें, आप देश में प्रगति देख लें। आपको कोई कमेंट करने का, मुझे लगता है इसमें कोई कोई वो नहीं। हम लोग इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि वहां पर समस्या क्या है। आप ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर कि पूरा डेवलपमेंट का चार्ट देखेंगे तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पे क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि ये बार बार आप ना कहें कि 47 में भारत, आज भारत हजारों लाखों साल पुराना देश है। 47 में आप पैदा हुए थे, निकले थे यहां से टूट करके। भारत हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा है और आप भी उसका हिस्सा थे कुछ समय पहले। इस बात में भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए। अब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें घुमा फिरा के कर रहे हैं, उसी भारत का हिस्सा थे। आप ही के 2 जनरेशन ऊपर लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है अंग्रेजों के खिलाफ। हजारों साल पुरानी सभ्यता है भारत। वेद पुराणों की उम्र आप पता लगा ले क्या है। तो आप ये भारत को 47 में आजाद हुआ और हम भी आजाद हुए, ये बात कहना बंद कर दें। ये बिल्कुल क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। जहां तक सवाल कश्मीरियों का है, जहां तक सवाल माइनॉरिटीज का है हिंदुस्तान में,
आज की परिस्थिति यह है कि 1947 में जो परसेंटेज पॉपुलेशन किसी भी माइनॉरिटी की थी, वो 100% माइनॉरिटीज की परसेंटेज पॉपुलेशन बढ़ी है हिंदुस्तान में। कराची की 51% हिंदू पॉपुलेशन थी, आज 0 है। इसको आप देखें, ये होता है देखने का तरीका कि क्या माइनॉरिटीज के ऊपर दबाव पड़ रहा है। पाकिस्तान में कितने ही परसेंट हिंदू थे, कितने परसेंट सिख थे, आज कितने हैं? वहां कम हो रहे हैं। भारतवर्ष में मुसलमान भी बढ़े हैं, सिख भी बढ़े हैं, ईसाई भी बढ़े हैं। जो भी कोई भी जो माइनॉरिटी हिंदुस्तान में है, उन्होंने तरक्की करी है, प्रगति करी है, उनकी जनसंख्या बढ़ी है। आज हर माइनॉरिटी भारत में सेफ है और हर माइनॉरिटी पाकिस्तान में अनसेफ है। 14% से 1% पे हिंदू आ गया। आप बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं? आप फिर कहते हैं कि शर्म आनी चाहिए। आपको यहां अपने आप को पति कहने में शर्म आनी चाहिए। आप शर्म की बात कर रहे हैं? आपके पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है। आप देख लें, आप अभी गूगल करके देख लें, आपके पास अगर फोन है आपका अच्छा तो, कि कितनी पॉपुलेशन कराची की थी 1947 में, कितने हिंदू थे पाकिस्तान के अंदर, बंगालियों का क्या हश्र किया, बंगाली भाषा का क्या हश्र किया। आप क्या बात कर रहे हैं? एक आर से एक उसको पता नहीं क्या। तो मेरा ये कहना है, देखिए किरण, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आप अगर आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, चाहे किसी भी मकसद के लिए दें, वो आतंकवाद अंततोगत्वा आप ही को परेशान करेगा। एग्जैक्टली वही हो रहा है। ये टीएलपी, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने नवाज शरीफ की पीएमएलएन के खिलाफ प्रयोग करने के लिए इनको हवा दी थी। 2015 से 2018-19 तक इनका कोई खास बड़ा वजूद नहीं था। इसको उन्होंने प्रयोग में लाने की कोशिश करी, जो कि पुराना इनका सिस्टम है। आपको ये समझने की, आपको देखने की, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि किस प्रकार से, कहां से शुरू हुए थे और हम कहां आ गए, उसकी वजह क्या है। जब तक आप इसको नहीं देखेंगे और आप हर बात के लिए भारत 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 भारत, ये वो मुसलमान कश्मीर, ये करते रहेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पाकिस्तान जहां है वहां से और नीचे जाता चला जाएगा। 25 बेल आउट हर बार याद दिलाता हूं मैं। बेल आउट तब दिया जाता है आईएमएफ के द्वारा जब आपकी आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब हो कि आप चरमराने की तरफ, टूट के कगार पर पहुंच जाएं, तब बेल आउट दिया जाता है। 25 बेल आउट मिल चुके हैं पाकिस्तान को खतरे से बाहर निकालने के लिए पैसे के। आज जब आपकी पॉलिसी जो सालों से चली आ रही है, आप कुल 78 साल पुराने हैं, 78 साल से चली आ रही है, वो पॉलिसी में बदलाव लाना पड़ रहा है क्योंकि आपको पैसे की जरूरत है और वो पैसा अमेरिका से आएगा। इसलिए आप इजराइल के पक्ष में बोल रहे हैं, इसलिए आप गाजा के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए आप जो पार्टी गाजा के खिलाफ मार्च निकाल करके इस्लामाबाद जाना चाहती है उसको मार रहे हैं और उसको फिर टीएलपी को घोषित कर देते हैं आतंकवादी संगठन। ये तमाम चीजें, और फिर आप एक लाखों साल पुरानी, हजारों लाखों साल पुरानी सभ्यता को आप की तरफ हाथ खड़ा करके आप बोल रहे हैं। आपको पता है वेद कितना पुराना है? बड़े पैमाने पर सोच की आवश्यकता है, मुझे लग रहा है मेजर जनरल अनुज माथुर जी। और ये मोहसिन रजा साहब जो है बेहतर तरीके से आपकी बात को जो है वो समझ भी पाएंगे। कर्नल शिवदान जी कुछ कहना चाहते हैं? सर आप अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद मोहसिन रजा साहब, आप अनुज माथुर जी और कर्नल शिवदान जो कहेंगे उस पर बात का जवाब। देखिए रजा साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जो बोल रहे हैं कश्मीर में आजादी की लड़ाई चल रही है, यह है वो है। अंग्रेजों ने एक कायदा, एक नियम तय किया था कि किस तरह से ये रियासतें किस दोनों देशों में मिलेंगी। तो आजादी के समय पूरे भारत में 55 रियासतें थी जो उन कायदा कानून के हिसाब से पाकिस्तान या हिंदुस्तान में मिली हैं। तो उसी कायदा कानून को फॉलो करते हुए कश्मीर के महाराजा ने, हरि सिंह ने अपनी विलिंगनेस भारत के लिए दी और कश्मीर पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में विलय हुआ। मगर आपने वहां पर केवल आपने अपने आतंकी संगठनों से जो ये आवाज उठवाने की कोशिश की थी, उसका रिजल्ट अभी आप देख लीजिए कि 370 हटने के बाद जितना प्रोग्रेस कश्मीर में हुआ है और वहां की जनता पूरी भारत के साथ मिल रही है,
इलेक्शनों में जितना परसेंटेज वहां के लोग वोट डाल रहे हैं, उसे शो होता है कि कश्मीर की आम जनता कितनी खुश है। 370 के टाइम में आपके आतंकवादी संगठनों को कुछ प्रोटेक्शन मिली हुई थी, जो वहां के जो माफिया थे कश्मीर में, जो उनको शरण दे रहे थे। तो इसलिए जब से 370 हटी है, वो उनको प्रोटेक्शन मिलनी बंद हो गई है और आतंकवादी गतिविधियां भी कम हो गई हैं, क्योंकि अब वो कानून भारत का नॉर्मल कानून कश्मीर में लग रहा है। तो ये आप क्लियर कर लीजिए कि कश्मीर कभी भी वो इस तरह नहीं था जो पाकिस्तान में मिलना चाह रहा होता। कश्मीर, पाकिस्तान में कश्मीर का कोई भी जो हिस्सा है वो इस वक्त पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहेगा, जिस तरह की आपकी हालात है। और कायदा कानून से कश्मीर भारत में मिला हुआ है, इसलिए आप कश्मीर के उसके एग्जिस्टेंस पर सवाल नहीं उठा सकते। जिस तरह से मैंने बलूचिस्तान के बारे में बोला था, बलूचिस्तान भी तो कभी भी बलूचिस्तान के लोगों ने ये कंसर्न नहीं दिया कि हमें पाकिस्तान में मिलना है, जबकि बलूचिस्तान का अलग एग्जिस्टेंस आजादी से पहले। तो कश्मीर को और बलूचिस्तान को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आप अपने गिरेबान में झांके, इन आतंकवादी गतिविधियों को बंद करें और अपने देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आर्थिक प्रगति जिसको बोलते हैं, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आम आदमी की हालत सुधारिए। बिल्कुल। अदरवाइज मोहसिन रजा साहब, हो रही है, इतिहास के साथ जो हुआ अब तक में वो सब आपको बताया गया, और आपने जो भारत के लिए, कश्मीर के लिए कहा वो आपने सुना अनुज माथुर जी और कर्नल शिवदान जी के जरिए। अब देखिए प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। FATF की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान को जब हम इतनी बार ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं निकलता है कि आप जो है टेरर को फंडिंग करिएगा, टेरर फंडिंग की छूट नहीं दी जाती है। यानी FATF भी इस बात को मानता है, IMF भी इस बात को मानता है, अमेरिका भी इस बात को जानता है, लेकिन अमेरिका की नीति है कि मेरा बेनिफिट जहां पर चीज़ें हो मैं वहां पर उस तरह से ढल जाऊंगा, तो वो एक अलग है। मानती पूरी दुनिया है इस बात को कि किस तरह से टेरर और टेररिस्ट आपके यहाँ पर पलते हैं, बढ़ते हैं और वो दहशत फैलाते हैं। देखिए, पहले तो मैं वो कश्मीर और बलूचिस्तान के हवाले से जो बात हो रही है उसकी वजाहत कर दूं। बलूचिस्तान के जरिए ने एक फैसला दिया था पाकिस्तान के हक में, पता नहीं क्यों आप भूल जाते हैं और आपको याद आता है महाराजा हरी सिंह की, लेकिन महाराजा हरी सिंह के फैसले को आज तक कश्मीरियों ने तस्लीम नहीं किया। अगर कश्मीर में इतनी आज़ादी हो रही है और कश्मीर में इतना सुख चैन आप लिख रहे हैं, तो बताएं कि आपने वहाँ 7 लाख फौज क्यों रखी हुई है? आपको क्यों जरूरत पेश आ रही है 7 लाख फौज रखने की? क्योंकि आपके साथ कश्मीरी नहीं है, आपके साथ फौज की आवश्यकता इसलिए है कि जो पाकिस्तान से आयोजित प्रायोजित जो आतंकवादी आते हैं उसके लिए इसकी जरूरत पड़ती है। बॉर्डर एरियाज को सुरक्षित भी तो रखना है, और जिस तरह से कश्मीर पर आप लोगों की एक जो नजर है ना, नापाक नजर, उससे बचा के रखना है, इसलिए फौज है वहां। तो आपको ये कश्मीर में फौज और बढ़ानी पड़ेगी। आपका कश्मीरी आपके साथ नहीं है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि एक दिन कश्मीर और पंजाब जो है वो आज़ाद होंगे, और आप फिर ये बात तो जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि हम इंडिया के हिस्सा थे, ये तो बिल्कुल हकीकत है कि हम इंडिया का हिस्सा थे और हम इंडिया से 47 में आज़ाद हुए। और इसी तरह देखें कि आप कश्मीर भी आज़ाद होगा और पंजाब भी आज़ाद होगा। और जहाँ तक बात बांग्लादेश की है, आपने उसमें अपनी फौजी मुदाखलत करके कि बहुत ही गलत तरीके से मुझे लग रहा है कि कुछ नई बातें आपको करनी चाहिए। आप कहाँ पुराने राग अलापे जा रहे हैं? इतना आपको सर नया सब कुछ बता दिया, अनुज माथुर जी ने बता दिया, नई बात कर लेते हैं कि आज बांग्लादेश आपके साथ नहीं है। आपके साथ भी तो नहीं है सर। आपने सब कुछ कर लिया, आज बांग्लादेश आपके साथ नहीं है। आपको मजबूरन जो आपने पपेट प्राइम मिनिस्टर बिठाई थी इसका जवाब तो माथुर जी देना चाह रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगी, हम स्टेबल सरकार के साथ हमेशा रहते हैं।
हम किसी कार्यकारी मोहम्मद यूनुस के साथ में नहीं रहेंगे, हम स्टेबल सरकार, तो चुनाव होगी उसके बाद देखेगा कि भारत के साथ किस तरह के बेहतर रिश्ते बनेंगे। अनुज माथुर सर। हाँ, देखिए किरण, मैं आपको बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं कि ये इनको जो उनको सोचना है समझना है वो सोच ले। ये आजाद होगा, पंजाब आजाद होगा, फलाना होगा, ढकाना होगा। बांग्लादेश हो चुका है आजाद। जिनको पता होना चाहिए कि क्या हो चुका है और क्या उनके जो दिमाग में घूम रहा है कि होगा, ये होगा, वो होगा, फलाना। आज मैं एक बात क्लैरिफाई करके दोबारा बता दूं इन लोगों को कि जिस सिख की बात कर रहे हैं, आज भारतीय एयरफोर्स का जो सरगना है वही सिख है, और उसी सिख ने आपको 88 घंटे में घुटनों पे गिरा दिया। इसमें कोई आपको संदेह नहीं होना चाहिए। भारतवर्ष में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उससे वो आप बाद में सोचिएगा। आप अपना अपना जो गरेबान है उसको झांक करके देख लें, वहां क्या हालात चल रहे हैं। और मैं आपको सिर्फ आईना दिखाने का प्रयास कर रहा था कि जिस प्रकार से गतिविधियां पाकिस्तान में चल रही हैं, उससे आने वाला समय क्या हालात पैदा कर सकता है। होंगे नहीं होंगे ये आने वाला समय देखेगा। इस बात को आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। जहां तक सवाल बांग्लादेश का है, सारी दुनिया जानती है कि बांग्लादेश क्या है। दुनिया को पता है कि कौन सा अकेला देश ऐसा था जहां पर 5 साल तक स्पोर्टिंग एक्टिविटी बैन थी, कोई क्रिकेट के मैच नहीं हुए थे। दुनिया का अकेला कौन सा ऐसा देश है जो सालों दशकों FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है। ये दुनिया को पता है। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको खुद सोचने की और समझने की जरूरत है। जहां तक सवाल जम्मू कश्मीर का, पंजाब की तो खैर आप बात छोड़ी दें। जम्मू कश्मीर पंजाब जो भारत का है, हम बात कर रहे हैं POJK की। आप वहां की आवाजें सुन लें, क्या आवाजें आ रही हैं। आप वहां गिलगित बाल्टिस्तान की आवाजें सुन लें, वहां पर क्या आवाजें आ रही हैं। मैं आपका ज्ञानवर्धन कर सकता हूं। जम्मू कश्मीर रेजिमेंट का सोल्जर हूं मैं। मुझे पता है कश्मीर का इतिहास, मुझे पता है कश्मीर के लोग। मेरे साथ कश्मीरियों ने कंधे से कंधा लड़ा करके 40 साल तक लड़ाई लड़ी है आपके खिलाफ। कोई संदेह न रखें आप किसी बात का। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आवश्यकता यहां पर यह है कि हम इस बात को सोचने का प्रयास करें कि क्यों हर आतंकवादी संगठन जो हम पैदा कर रहे हैं वो अब हमारे खिलाफ बोल रहा है। तालिबान के जन्मदाता आप हैं, ये आप पूरी दुनिया जानती है। तालिबान को प्रशिक्षण देने वाले और उनकी सब कुछ करने वाले आप हैं, ये भी पूरी दुनिया जानती है। हम इससे पहले कि आप हमारे और बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में मुंह भी खोलें, आप अपना जो रिश्ता आपका तालिबान से था, जब 2021 में तालिबान की सत्ता आई थी, तो जिस प्रकार से पूरा पाकिस्तान उबल रहा था, उछल रहा था, जंप मार रहा था कि अब तो हमारा देश बढ़ गया, हमारा एक हिस्सा बढ़ गया, वही तालिबान अब आपको नाकों चने चबवा रहा है। उसको रिश्तेदारी को आप ढूंढें। हमारे और बांग्लादेश के रिश्ते के बारे में सर, रिश्तेदारी सर पाकिस्तान को रास नहीं आती। कोशिश भी ना करें। आप खुद देखें किस प्रकार का क्या हो रहा है। आपको समझने की जरूरत है हमारा क्या हो रहा है, हमें पता है। आज भी जब कोई भी समस्या कहीं भी आ रही है तो आपको वहां भारत नजर आ रहा है, कोई शक न रखे। मोहसिन रजा साहब, तो ये समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से रिश्ते खराब होते हैं, किस प्रकार से आपको क्या चीज आपको नुकसान। सर, वक्त की कमी है, 30 सेकंड्स में मोहसिन रजा साहब। आपको जो अमेरिका ने आपको सेल लैंड किया है, आलमी सतह पे जो आपका हाल हो रहा है, जो आप पे अमेरिकी सेक्शन लग रही है, अब आप दुनिया में जो आपका हाल हो रहा है, मुझे लग रहा है पीयूष गोयल का आपने आज ही का बयान नहीं सुना। मुझे लग रहा है पीयूष गोयल का आपने आज का बयान नहीं सुना। हमारे केंद्रीय मंत्री है, प्रधानमंत्री को भी बोलने की आवश्यकता नहीं होती। हम आपको बता देते हैं, पीयूष गोयल ने कहा कि बंदूक की नोक पे कोई भी डील जो है वो नहीं की जाएगी। आप अगर जबरदस्ती किसी चीज पे बैन करवाएंगे, भारत नहीं मानेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग स्टेप है, ये स्ट्रॉन्ग स्टेप है। आपकी तरह नहीं है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को आधे घंटे लॉबी में बिठा करके रखा जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट आते नहीं के लिए तैयार हो जाए कि दुनिया उसके साथ क्या करेगी, क्या कर रहे हैं। चलिए सर, आप ही इन सब बातों को मान सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं, सेटिस्फाई हो सकते हैं। इसी के साथ आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल शिवदान जी शुक्रिया, मेजर जनरल अंजुम माथुर जी शुक्रिया, मोहसिन रजा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।